गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं नंदकिशोर। आज आपका स्वागत है सिद्धार्थ शिक्षक सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजत रोड, कक्षा 9th, विषय सामाजिक विज्ञान, पार्ट फर्स्ट फ्रांसीसी क्रांति का भाग थर्ड। आज हम भाग थर्ड पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, देखिए, पहले हमने पढ़ा था कि प्रथम स्टेट 1%, फ्रांस की संपूर्ण जनसंख्या का 1% से भी कम था, जो कि शक्तिशाली और हैसियत रखने वाले श्रेणी के लोग थे। उन्हें कहीं विशेष अधिकार प्राप्त था, जबकि तृतीय स्टेट में लोग पढ़े लिखे तो थे, उसमें किसान, मजदूर, मध्य वर्ग, व्यापारी, चिकित्सक, शिक्षक, वकील इत्यादि थे। लेकिन 90%, फ्रांस की पूरी आबादी के 90% किसान थे। इसमें क्या कि कुलीन और पादरी वर्ग को विशेष करों में छूट थी, जबकि दूसरे लोगों को कोई भी छूट नहीं थी, और किसानों और मजदूरों की स्थिति दयनीय थी। तृतीय स्टेट के लोगों से राज्य द्वारा प्रत्यक्ष कर, जो कि टाइल कर कहा जाता था, वो लिया जाता था, और अनेक अप्रत्यक्ष, जो कि रोजाना उपभोग करने वाली वस्तुएं जैसे नमक और तंबाकू पर भी कर लिए जाते थे। तृतीय स्टेट का योगदान जो कि मध्यम वर्ग था, वो फ्रांसीसी क्रांति में बहुत अच्छा रहा था, जो कि अपने वाद विवाद और तर्कों के माध्यम से मौजूदा व्यवस्था के लिए पादरी और कुलीन लोगों को ही दोषी ठहराते थे। ये खुले व्यापार और कानून व समानता के समर्थक थे, फिर भी इन लोगों को संघर्ष करना पड़ा। देखिए, इसमें आप देखिए, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें बताया जा रहा है कि ये जो मकड़े के समान, ये जो मकड़ा है, देखिए, मकड़े के समान ही इसको राजा को बताया गया है। और ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, ये व्यक्ति जो है किसान वर्ग से, जो कि ये आपको दिखाई दे रहा है। इसमें देखो, ये बकरी भी दे रहा है, इसके हाथ में अनाज भी है, मछली भी है, और इसको ये सारी चीज़ें दी जा रही है, फिर भी वो नहीं मान पा रहा है, नहीं मानता है। और ये कुलीन वर्ग को एक मकड़े के समान बताया गया है, इसको मकड़े के समान बताया गया है, और इसको मक्खी के समान बताया गया है। तो इस प्रकार ये किसान, मजदूर और जितने भी जो लोग थे, वो इस प्रकार इन शैतानों को, इनको कुलीन वर्ग के जो लोग थे, इनको हमेशा ही देते रहते थे, फिर भी ये इनको मकड़े की तरह, मकड़ा जिस प्रकार मकड़ा मक्खी को खा जाता है, उसी प्रकार ये इनको अंदर ही अंदर खाते रहते थे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कर लेते रहते थे, जिससे कि इनके जीने का संघर्ष बढ़ गया और जीविकोपार्जन के साधन भी कम पड़ने लगे। तो आपको समझ में आया होगा। तो अब देखिए, जीविका संकट और जीने का संघर्ष। तो जिस प्रकार अपन देखते हैं कि फ्रांस की जो जनसंख्या है, फ्रांस की जनसंख्या 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई, जबकि 1715 में ये 2.3 करोड़ ही थी। परिणाम स्वरूप अनाज की मांग काफ़ी तेजी से बढ़ी, ठीक है ना। और मुख्य खाद्य सामग्री जो पाव रोटी की कीमत तेजी से बढ़ी। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि अब आप इसमें देखिए, ये जो था 1715 में, 1715 में 2.3 करोड़ था, जबकि 1789 में 2.8 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई। तो आपको पता होगा कि जब किसी भी वस्तु की मांग
बढ़ती है और पूर्ति नहीं हो पाती है, तो क्या होता है कि मांग और पूर्ति का एक नियम होता है। मांग और पूर्ति का नियम क्या होता है कि मांग जब बढ़ती है और कीमत उसकी पूर्ति कम हो पाती है, तो क्या होती है, कीमत बढ़ जाती है। कीमत क्या होती है, कीमत बढ़ जाती है। जैसे जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या बढ़ने से क्या हो गया कि खाद्य सामग्री या अन्य की मांग बढ़ी, लेकिन उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी, पूर्ति नहीं हो रही थी तो उसकी कीमत बढ़ने लगी। तो इस प्रकार कीमतें बढ़ने लगी, मांग ज्यों ज्यों ज़्यादा हुई, पूर्ति त्यों त्यों कम हुई, और जीवन सुधार भी नहीं हो पा रहा था और कीमतें आसमान छू रही थी। तो इस प्रकार जीने का संघर्ष बढ़ गया। अधिकतर कामगारों कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी जो मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। अब देखिए, जो अधिकतर जो मजदूर थे वो कारखानों में काम करते थे और उनकी जो मजदूरी है महंगाई की दर से वो नहीं बढ़ रही थी। अब जब महंगाई बढ़ रही है तो उनकी मजदूरी भी बढ़नी चाहिए, लेकिन वो नहीं बढ़ती थी, जिससे अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। मजदूर मजदूर रह गया और अमीर होता गया। तो इस प्रकार इससे भी मजदूरों की स्थिति दयनीय होने लगी और उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में ये खाई बढ़ने लगी। अब देखिए, सूखे व ओले के प्रकोप से कृषि पैदावार गिरने के कारण स्थितियां और बदतर हो गई और लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। अब देखिए, मानसून एक जुआ होता है। कभी मानसून अच्छा हो जाता है और कभी मानसून बिल्कुल नहीं हो पाता। कभी अकाल पड़ जाता है और कभी ओले गिर जाते हैं। मुंडन होते ही ओले गिरने लगे, वो ओले स्थिति हो गई। तो सूखे और ओले के प्रकोप से कभी ओले गिरने लगे, कभी अकाल की स्थिति आ गई, तो कृषि पैदावार गिरने के कारण अब देखिए किसान क्या करे, कर्ज लेके बीज बोता है और फिर उसमें निराई गुड़ाई बुआई करता है, तो पता नहीं चलता है कि एक बारिश हुई और उसमें फसल उग भी गई, लेकिन कभी बारिश नहीं भी हुई और हुई तो बहुत ज़्यादा हुई, जिससे कि फसल खराब हो गई। तो इससे भी उनकी स्थितियाँ और डाउन होती गई, बदतर से बदतर होने लगी और लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट, ऊपर से टैक्सेस बढ़ गए, टैक्सेस भी चुकाने थे, रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे, क्योंकि राजतंत्र में राजा का शासन था। तो ये फ्रांस में एक आम बात थी। तो देखिए, अब आप जीविका संकट का एक चक्र देखिए कि जीविका संकट में किस प्रकार ये जीविका संकट कैसे उत्पन्न हुआ। कि देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं कि सबसे पहले मानसून के सूखे और ओले के प्रकोप से फसलें खराब हुई तो वहाँ अन्न का अभाव हुआ तो खाद्य पदार्थ की मांग बढ़ने लगी। खाद्य पदार्थ की मांग बढ़ी तो अब गरीब गुरबा पाव रोटी खरीद भी नहीं पा रहा था, क्योंकि फसलें खराब, अन्न का अभाव, ठीक है, खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ना क्योंकि पूर्ति हो नहीं पा रही थी, और अब गरीब गुजरे लोग जो पाव रोटी के ऊपर ही डिपेंड थे, उनको भी वो नहीं खरीद पा रहे थे। अब नहीं खरीद पा रहे थे तो उसमें खाद्य दंगे हुए, शरीर कमज़ोर हुआ। तो देखिए, शरीर कमज़ोर हुआ, खाद्य दंगे हुए, मृतकों की संख्या बढ़ी
मृतकों की संख्या बढ़ी और संख्या बढ़ी और फिर देखिए महामारी भी फैली, शरीर कमज़ोर हुआ और इस प्रकार मृतकों की संख्या बढ़ने से महामारी भी फैलने लगी। तो इस प्रकार वो जीविका संकट सामने आने लगा। ठीक है, तो उसके बाद आया अपने तात्कालिक कारण। आपको पता होगा कि सबसे पहले आया राजनीतिक कारण, सामाजिक आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और चौथा कारण आपके सामने क्या आया? तात्कालिक कारण, जिससे कि क्रांति शुरू हुई। तो इसका ये तात्कालिक कारण फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें द्वारा नए करों के प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु 5 मई 1789 को स्टेट जनरल जो कि वहाँ पर क्या होता है कि उनकी बैठक बुलाई गई और बैठक बुलाई गई तो वहाँ तृतीय स्टेट की मांग स्वीकार नहीं की गई। ठीक है ना, मांग स्वीकार नहीं की गई तो क्या होता है, वहाँ बैठक बुलाई गई, तृतीय स्टेट की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। तृतीय स्टेट यानी कि किसान, मजदूर, शिक्षक, वकील, व्यापारी, उद्योगपति। ठीक है ना। अब देखिए वर्साय के आलीशान भवन, अब देखो वो जो बैठक बुलेगी कहाँ पर? वर्साय के आलीशान भवन को सजाया गया। उसमें प्रथम और द्वितीय स्टेट ने अपने कितने प्रतिनिधित्व 300 प्रतिनिधित्व भेजे। कितने प्रतिनिधित्व? 300 प्रतिनिधित्व भेजे। और तृतीय स्टेट को देखिए, तृतीय स्टेट के 600 प्रतिनिधित्व उनके पीछे खड़े किए गए, प्रथम और द्वितीय के पीछे खड़े किए गए, लेकिन उनकी संख्या ज़्यादा थी। ध्यान रखना, ये भी एक मुख्य बात है कि तृतीय स्टेट में कितने प्रतिनिधित्व थे? 600, जस्ट उनके डबल थे। यानी कि ये भी पहला और ये दूसरे, इसके 300 थे, लेकिन ये दोनों से मिलकर ये बढ़ गए थे। ये वर्ग जो समृद्ध और शिक्षित वर्ग था, इसमें पढ़े लिखे ज़्यादा थे जो कि प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन किसानों, औरतों, कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। ठीक है, फिर भी लगभग देखो जिसको ज़रूरत होती ना वो कहीं न कहीं तो रास्ता निकाल ही देता है। और इस प्रकार वो 40,000 पत्रों के माध्यम से, कितने? 40,000 पत्रों के माध्यम से शिकायतों व मांगों की सूची लेकर उनके सामने खड़े हो गए। तो इस प्रकार जो ये लोग थे वो उनके सामने खड़े हो गए और वो भी भारी भरकम मांगों के साथ। तो इसमें देखा गया कि जिसे प्रतिनिधित्व अपने साथ लेकर आए थे और प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, इस बार भी लुई 16वें इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे। परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग की कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाए। लुई 16वां जो एक व्यक्ति से ही मतदान करने के लिए कह रहा था, लेकिन तीसरा जो वर्ग था उसकी मांग थी कि पूरी सभा द्वारा मतदान करवाया जाए। पूरी जितने भी जो लोग थे सबसे वो करवाना चाहिए। लेकिन जो ये थे प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों से
और कुछ गिने चुने तृतीय स्टेट के लोगों से ही मतदान कराया जाता है, जबकि सभी तृतीय स्टेट की मांग थी कि सभी से मतदान करवाया या प्रत्येक सदस्य से। तो इस प्रकार लोकतांत्रिक सिद्धांत के अधिकार को अड़ गए थे। अब देखिए 18वीं सदी में फ्रांस में एक नए सामाजिक समूह यानी कि मध्य वर्ग का उदय हुआ, जिसने फैसले समुद्री पारीय व्यापार तथा ऊनी रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर भी संपत्ति अर्जित की। 18वीं सदी में एक सामाजिक समूह जो कि मध्य वर्ग था उसका उदय हुआ। उसने समुद्र पार भी व्यापार किया, जिसमें ऊनी रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की, क्योंकि इन वस्त्रों का या तो निर्यात होता था या तो वो बेच देते थे, या इस समाज के संपन्न जो लोग थे उन्हें खरीद लेते थे। ठीक है। इन सौदागरों और निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी इस मध्य वर्ग में शामिल हो गए थे। अब धीरे धीरे क्या है कि ये लोग इनसे उभरने लगे, विशेषाधिकार का अंत होने लगा और मध्य वर्ग इसमें इन्वॉल्व होने लगे। ये सभी जो लोग थे वो पढ़े लिखे थे कि समाज के किसी भी समूह के साथ इनका जन्म विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, सभी स्वतंत्र हो और सभी हर चीज़ का उपयोग कर सके, हर चीज़ की मांग कर सके। तो ये सौदागर और निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा, वकील जैसे पेशेवर लोग भी इस मध्य वर्ग में शामिल हो गए। ठीक है ना। ये सभी पढ़े लिखे थे। सबसे बड़ी बात है कि ये सभी पढ़े लिखे थे, तृतीय स्टेट के लोग। इनका मानना था कि समाज में किसी समूह के पास जन्मजात विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। व्यक्ति की, ये सभी पढ़े लिखे थे, इनका मानना था कि समाज में किसी समूह के पास जन्मजात विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। वह व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए, क्योंकि कहा भी जाता है कि व्यक्ति स्वतंत्र ही जन्म लेता है और वह जन्म से ही स्वतंत्र होता है, सीधी सी बात है। और उसके बाद उसकी योग्यता अनुसार उसको ये चीज़ें मिल जानी चाहिए। तो धीरे धीरे इस प्रकार ये मध्य वर्ग विशेषाधिकार के अंत की कल्पना करने लगे और अपने विचार साझा करने लगे, अपने विचार उनके सामने रखे और इस तृतीय स्टेट में समृद्ध और शिक्षित लोग अपने विचारों के संपर्क में आने लगे। तो इस प्रकार तृतीय स्टेट के लोग जागरूक हुए। तृतीय स्टेट के लोगों ने प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों के सामने अपनी मांगें रखी और इस प्रकार वो आगे बढ़े। तो देखिए जीविका संकट का अर्थ होता है ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगे, वो जीविका संकट कहलाता है। जीविका संकट क्या कहलाता है? ऐसी चरम स्थिति, ऐसी अंतिम स्थिति, लास्ट स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन, जो साधन है वो न्यूनतम स्थिति की, इससे ही हमारा जीविकोपार्जन चल रहा है, वो भी साधन अगर खतरे में पड़ जाए तो वो ही जीविका संकट कहलाता है। जैसे आप जिस साधन के द्वारा मजदूरी करते हैं या कोई कार्य करते हैं वो साधन ही खत्म हो जाए तो वो जीविका संकट कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि किस प्रकार ये फ्रांस में तृतीय स्टेट के लोग अपना संघर्ष करते हैं कि जीने का संघर्ष में 1715 में 2.3 करोड़ थी जनसंख्या और 1789 में 2.8 करोड़ हो गई। तो अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी कि मांग बढ़ी तो लेकिन पूर्ति कम हुई, जिसमें भी मुख्य जो खाद्य पदार्थ था वो पाव रोटी, उसकी भी कीमत बढ़ने लगी।
मजदूरों की महंगाई दर नहीं बढ़ी, तो जीविका संकट सामने आने लगा। तो वो धीरे 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 संघर्ष के दौर में गुजरने लगे। और जो कि तात्कालिक जो कारण था, उसमें भी वर्साय के जो आलीशान भवन में ये बैठक बुलाई गई, और जो कि प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग 300 प्रतिनिधि थे, जबकि तृतीय के 600 थे। उसमें भी वो तृतीय स्टेट के लोग ने मजबूती के साथ उनका सामना किया, जबकि उनको पीछे खड़ा कर दिया गया। और जबकि तृतीय स्टेट में समृद्ध और शिक्षित वर्ग के लोग थे, किसानों और मजदूरों को सभा में नहीं बुलाया गया। और जबकि वो 40,000 पत्रों को लिखकर उनमें शिकायतें और मांगों की सूची बनाकर वो लिखे गए। लेकिन जो लुई सोलवा, जो कि निरंकुश था, राजतंत्र को ही लागू रखना चाहता था, जो कि वो ये चाहता था कि प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार हो, ठीक है ना, क्योंकि प्रथम और द्वितीय वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, और इस बार भी वो इसी प्रथा का पालन करने वाला था। परंतु तृतीय वर्ग के प्रतिनिधियों ने एक मांग की कि लोकतंत्र में ये कहा जाता है कि सभा में जितने भी जो लोग हैं वो प्रत्येक अपना अपना मत दें। तो इस प्रकार धीरे धीरे में मांगे बढ़ी। जैसे कि हम कह सकते हैं कि प्रतिनिधि सभा बुलाएगी। जिस प्रकार अपन देखते हैं कि भारत में जैसे संसद होती है और बिना संसद की स्वीकृति के बिना बजट के खर्चे नहीं कर सकती, उसी प्रकार स्टेट जनरल के प्रतिनिधि सभा को बैठक में बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों को मंजूरी भी लेनी पड़ती थी। तो इस प्रकार तीनों स्टेट अपने प्रतिनिधि ने बुलाए, ठीक है ना। इस प्रकार ये चीज़ें सामने आई, ठीक है ना प्यारे बच्चों। आपको वीडियो ढंग से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है, और इसको कॉपी में भी लिख देना है। और जो प्रश्न आए उन प्रश्नों के उत्तर लिख करके, प्रत्येक प्रश्न का आंसर लिख करके, लाइन खींच करके, डेट लगा कर सुंदर राइटिंग में मुझे भेजना। जबकि ये पूरा वीडियो जो है आपकी कॉपी में उतारना है। प्रश्न आए तो उस प्रश्नों के आंसर लिख करके मुझे भेजना है। थैंक यू।